हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। मेरी एग्री दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ एग्रीकल्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो मुझे मिले हैं। और हम लोग का एग्ज़ाम भी तो फरवरी में आने वाली है ना, तो तैयारी भी चाहिए। वैसे एग्रीकल्चर उतनी हार्ड नहीं है, आसान है, इजी है। अगर पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एंड थैंक यू आप सभी को कि आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियो देखी। बहुत थैंक यू, सच में बहुत थैंक यू कि आप सब सपोर्ट किए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जो एक वर्षीय फसल के उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक वर्षीय फसल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक वर्षीय। तो एक वर्षीय फसल, तो इस वर्ग के फसल अपना जीवन चक्र 1 साल या इससे कम समय में पूरा कर लेते हैं। इस समय अवधि में उगाए से लेकर पकने तक का समय संबंधित होता है, जैसे कि धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, सरसों, सोयाबीन, पालक। ये सब जो होते हैं ना वो एक वर्षीय के मतलब अंदर आ जाते हैं। फिर द्विवर्षीय, द्विवर्षीय में क्या होता है कि 1 साल में बीज से लेके मतलब जन्म, मतलब 1 साल में अपना वनस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे साल में पौधे, फूल एवं बीज तैयार करते हैं। ये द्विवर्षीय फसल कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए चुकंदर और प्याज। बहुवर्षीय फसल, तो बहुवर्षीय में इस वर्ग के फसल अपना जीवन चक्र 2 या इससे अधिक समय में पूरा करते हैं। ये अनेक वर्षों तक जीवित रहती है। साथ ही एक वर्षीय, द्विवर्षीय फसलों के समान फूल एवं फल तथा बीज तैयार होने के बाद भी इनका जीवन चक्र जारी रहता है। यानी कि ये 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है नेपियर घास और रिस्का। तो हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया था एक वर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है। तो गेहूं तो 1 वर्षीय फसल में आ गया, और चना भी 1 वर्षीय में आ गया, सरसों भी 1 वर्षीय में आ गया। पर प्याज ये 1 साल में अपना वनस्पतिक वृद्धि करती है, यानी बीज से 1 साल उसको लगते, फिर दूसरे साल में ये बीज तैयार करते हैं। तो इसके 2 वर्षीय फसल में प्याज आएगा। अब है छोटी बीज वाली फसल है, छोटी बीज वाली जिसकी बीज की साइज छोटी होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छोटी बीज वाली फसल में कौन कौन से फसल आते हैं। तो बीज के आकार के आधार पे बीजों को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। छोटे बीज वाली फसल, मध्य आकार के बीज वाली फसल और बड़े बीज वाली फसलें। तो छोटे बीज वाले में आते हैं गोभी, बरसीम, सरसों। और मध्य मीडियम साइज में आते हैं गेहूं, जौ, धान, जई, ज्वार। ये सब मीडियम होते हैं क्योंकि सरसों से तो बड़े होते हैं ना गेहूं के दाने। और बड़े बीज, इसका साइज बड़ा होता है मक्का, मक्का के साइज तो गेहूं से भी बड़े होते हैं। मटर भी बड़े होते हैं, चना भी, कपास और अंडी, इस सब के साइज बड़े होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, छोटे बीज वाले। तो छोटे बीज वाली फसल है, फसल में कौन कौन से हैं, तो गोभी, बरसीम, सरसों, ये 3 आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, छोटे बीज वाली फसल है गोभी। गोभी तो आती है ना, हाँ आती है। गेहूं तो मीडियम की हो गई, मक्का बड़ी वाली और चना भी बड़ी वाली। तो राइट कौन होगा, गोभी होगा। थर्ड थर्ड है सितंबर अरहर का प्रभेद है। तो सितंबर अरहर का प्रभेद पहले कौन कौन से ये पढ़ लेंगे। तो क्या है, सितंबर अरहर के प्रभेद कौन से हैं, पूषा 9 और शरद, दो ही प्रभेद 12th वाले किताब में दिए हुए। तो सितंबर अरहर का प्रभेद यहाँ पे पूषा 9 था और शरद था, तो शरद है यहाँ पे। और बहार, नरेंद्र अरहर, मालवीय अरहर ये तो है नहीं, तो कौन थे, शरद थे ना, शरद हो गया राइट आंसर।
अब है गेहूं का वानस्पतिक नाम है। अब गेहूं का तो वानस्पतिक नाम ये देखने की जरूरत तो नहीं है ना। ट्रेटिकम स्टीवम है, ट्राइटिकम, किजनस कैजन, जियामेस, ओरिजा स्टीवा। ये तो धान की होती है। जियामेस ये मक्का की होती है। और कैजनस कैजन, कैजनस कैजन तो इसकी अ, मसूर, अरहर की मसूर की होती है। ऐसे ही शायद कन्फ्यूज है। हाँ, तो ट्रीटिकम में से यहाँ पे ट्राइटिकम, चलो यही राइट होगा। 4 का ये होगा। अब मूंगफली फसल का रोग है। अब मूंगफली फसल का रोग कौन सा है, पहले हम ये जान लेते हैं। मूंगफली फसल का रोग जो है वो एक है मूंगफली का लाही एफिड, और दूसरा है ट्रीटिका रोग। दो ही तो है। तो मूंगफली के फसल का रोग है तो ट्रीटिका रोग है। ट्रीटिका रोग राइट। अब है हाँ, फसल प्रणाली के प्रकार है। तो फसल प्रणाली के प्रकार है। तो फसल प्रणाली दो प्रकार के होते हैं, एक फसलीय प्रणाली और बहुफसलीय प्रणाली, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा सी। अब 7 है मटर फसल के प्रभेद है। मटर का प्रभेद यानी इसकी वैरायटी। तो मटर के प्रभेद है यहाँ पे रचना, अपर्णा, मालवीय मटर, पूषा, प्रभात। मटर के 4 प्रभेद यहाँ पे लिखे हैं, रचना, अपर्णा, मालवीय मटर, पूषा, प्रभात। तो पूषा प्रभात है, तो यहाँ पे रचना तो है ही, और अपर्णा भी दे रखा है, और पूषा प्रभात भी दे रखा है, और इनमें से सभी। तो कौन होगा, इनमें से सभी, क्योंकि इन्होंने ना टोटल दे रखे, टोटल नहीं, एक छोड़ दिए। इनमें से अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। अब अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है CaO एवं MgO, फिर CaOH2 एवं MgOH2, CaCO3 एवं MgCO3, इनमें से सभी, इस सब से किया जाता है सुधार। यहाँ पे ना ये अम्लीय मृदा का सुधार ऑक्साइड, फिर डाइऑक्साइड, फिर कार्बोनेट एवं MgCO3। इसका राइट मतलब सारे के सारे दे ही रखे हैं इसमें, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब है चूने का मृदा पर भौतिक प्रभाव का कारण, यानी चूने का जो मिट्टी पे ना भौतिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या भौतिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे है चूने का मृदा पर प्रभाव। तो भौतिक प्रभाव, मृदा संरचना में सुधार, मृदा के स्थूल घनत्व में कमी, अंतःस्यंदन व अंतःश्रवण, और फिर है 4th पॉइंट मृदा अपरदन के नियंत्रण में अप्रत्यक्ष योग। तो ये 4 ही दे रखा है, मृदा संरचना में सुधार, मृदा में स्थूल घनत्व में कमी, अंतःस्यंदन, और फिर मृदा अपरदन में नियंत्रण। तो हाँ, कहाँ गए, थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे भौतिक प्रभाव का कारण है मृदा pH में वृद्धि, ये तो दे नहीं रखा था। फिर कार्बनिक पदार्थ को तीव्र विषेदन, ये भी नहीं दे रखा था। फिर ये बी है अंतःस्पंदन एवं अंतःस्रवण में वृद्धि, ये दे रखा था ना। और बैक्टीरिया में सक्रियता की वृद्धि, ये भी नहीं दे रखा था। कौन दे रखा था, अंतःस्पंदन एवं अंतःस्रवण में वृद्धि। इसका राइट आंसर ये होगा बी, ये बी होगा राइट आंसर। अब 10 में
10वां है रबी मौसम के खरपतवार हैं। एग्रीमोनी मैक्सिकाना। पहले हम ये देख लेंगे कि रबी मौसम के खरपतवार कौन से हैं। तो मैंने रबी मौसम के प्रमुख खरपतवार की जो सूची है उसका हिंदी मतलब क्षेत्रीय नाम मैंने लिया है, और इस बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नेम मैंने नहीं ले रखे। तो हिंदी वाले ही देख लेते हैं। जंगली चौलाई, कांटेदार चौलाई, सत्यानाशी, हिरनखुरी, बथुआ, सफ़ेद सेंजी, पीली सेंजी, वनरा या जंगली गेहूं या गेहूं का मामा कह देते हैं, अक्टा, जंगली जे, ये सब ना रबी मौसम के प्रमुख खरपतवार हैं, और शायद इसे इधर बोटेनिकल नेम है। तो ये है ना एग्रीमोनी मैक्सिकाना, ये रबी मौसम के खरपतवार है। अब आ जाता है संपर्क शाकनाशी के उदाहरण है। तो पहले संपर्क शाकनाशी के क्या क्या उदाहरण, पहले ये जान लेते हैं। तो संपर्क शाकनाशी देखिए, वर्णनात्मक शाकनाशी के अंतर्गत ना इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। हाँ, 4। तो पहला है संपर्क शाकनाशी, दूसरा है स्थानांतरित शाकनाशी, तीसरा है मृदा निर्जीवकारी शाकनाशी, और चौथा उदाहरण ही दे रखा है। हाँ, तो संपर्कनाशी में पूछा था ना एग्जाम्पल क्या है, तो ये शाकनाशी पौधे के उन्हीं भागों को नष्ट करते हैं जो इनके संपर्क में आते हैं। उदाहरण पोटासियम साइनेट, KOC। दूसरा है स्थानांतरित शाकनाशी। तो इस प्रकार के शाकनाशी पत्ती जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के सभी भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण 2,4-D और 2,4-DV, 2,4,5-D और MCPA इत्यादि। फिर मृदा निर्जीवकारी शाकनाशी, इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग खरपतवार के निकलने से पहले ही भूमि में किया जाती है ताकि वो निकलने से पहले ही नष्ट किया जाए। इसका प्रयोग बुआई के पूर्व या अंकुरण से पूर्व किया जाता है। मतलब क्वेश्चन मेरा यही था कि संपर्क शाकनाशी के उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम साइनेट। हाँ, तो यहाँ पे है ना संपर्क खरपतवारनाशी के उदाहरण 2,4-D5। ये तो संपर्क के नहीं है, ये तो अभी तो पढ़े थे। हाँ, स्थानांतरित शाकनाशी है। फिर ये था ना KOC, और ये MCPA। फिर इनमें से सभी नहीं, ये ना पढ़े थे पोटेशियम वाला, तो ये राइट हो। ठीक है, अब है खली 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 में नाइट्रोजन होता है खली। तो ए ऑप्शन है 0.8 से 2.0%, बी 2.0 से 7.0%, सी है 1.0 से 2.0%, डी है 0.5 से 0.6%। इसका राइट आंसर जो है वो है 2.0 से 7.0%। ये 2.0 से 7.0% पाया जाता है। खली में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, तो 2.0 से 7.0%। अब बिहार में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग है, यानी बिहार में वन्य क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो हम तो ए ऑप्शन है 6.59%, बी 12.52%, सी है 2.34%, डी है 15.33%। इसका राइट आंसर होगा 6.59%, यानी बिहार में वन्य क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6
93.59% है। अब आता है 14, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लाख में, यहाँ पे लाख में बताया गया है, तो इसका यही बी ही राइट है, क्योंकि 93.59, क्योंकि आप पढ़ोगे जब लास्ट चैप्टर में वहाँ जिस पे दियार आती है ना, दियार मिट्टी के बारे में दिया हुआ है, वहाँ पे ये दिया हुआ है परसेंट, फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में 93.59, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सबको पता है, मुझे पता है और आपको भी पता है, भारतीय राष्ट्रीय फल आम होता है, ठीक है। आम को राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है, बाथरूम फल भी कहा जाता है, और सिंबल ऑफ लव फ्रूट भी आम को ही कहा जाता है। और सिंधु एक ऐसी वैरायटी होती है आम की, ऐसी किस्म है जो सीडलेस है, यानी कि उसमें सीड यानी बीज नहीं होते हैं आम की। अब आती है आम का संकर प्रभेद है, तो आम की संकर प्रभेद कौन से है, पहले हम ये जान लेंगे। तो आम की संकर किस्म, आम की संकर किस्म दो ही बुक में दी हुई है, आम्रपाली और मल्लिका, ठीक है। कौन सी है आम की संकर किस्म, आम्रपाली और मल्लिका। तो आम का संकर प्रभेद है मल्लिका है, और आम्रपाली भी दिया हुआ है, और ए बी दोनों है, और प्रभा संकर है। तो आम्रपाली और मल्लिका ये दोनों तो दे ही रखा है, तो यानी सी राइट होगा ना। अब है पपीता कुल का पौधा, पपीता मतलब किस कुल का पौधा है, तो केरीकेसी, म्यूटेसी, मार्टेसी, रूटेसी। पता है पपीता किस कुल का है, तो पपीता है ये केरीकेसी का। और पपीता पीला रंग का क्यों होता है, तो ये केरिका ज़ैंथिन के कारण पपीते का रंग पीला यानी येलो कलर का होता है। अब है नारियल की संकर प्रभेद है, यानी नारियल का संकर प्रभेद कौन सा है। तो वैसे तो नारियल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लंबी पौधे वाली किस्म और दूसरी बोनी वाली किस्म, पर हमें वो नहीं, हमें ये पूछ रहा है कि संकर किस्म। लिखा है कि संकर किस्म लंबी एवं बोनी जाति के संकरण से निकाली गई है, ये 3 से 4 वर्ष में फल देने लगती है। संकर किस्में चंद्र शंकर, केरा शंकर, केराश्री, चंद्रलशा, केरा सौभाग्य, गोदावरी गंगा, लक्ष्य गंगा, केरा गंगा, आनंद गंगा प्रमुख मतलब प्रमुख है। आमतौर पर यही है, चंद्रशंकर, केरा शंकर, केराश्री, चंद्रलशा, केरा सौभाग्य, गोदावरी गंगा, लक्ष्य गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन, यहाँ पे ए दिया है चौगट, बी है केराश्री, सी है मलयन, डी है डवार्फ ग्रीन। तो हमने क्या पढ़ा था, केरा शंकर, तो केरा शंकर पढ़े थे, तो राइट होगा ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि गोभी की क्रोमोसोम की संख्या, यानी गोभी जो होती है ना, ये गोभी, एक होता है गोभी, दूसरा होती है फूल गोभी, तीसरा होती है ब्रोकली। ब्रोकली पूरी हरी ही रहती, तो इसकी फूल गोभी वो वाइट वाली के बारे में पूछ रहा है। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं उसके, हम लोगों में तो 46 होते हैं और इसमें 18 होते हैं। इसका राइट आंसर 18 है। हाँ, अब है आलू का उद्भव स्थान कहाँ हुआ। आलू का उद्भव स्थान हम ए यूरोप में, बी दक्षिण अमेरिका में, सी भारत में, डी अफगानिस्तान में। आलू की उद्भव यानी कि आलू की ओरिजिन
की उत्पत्ति हुई है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हो गया इसका। अब है गाजर फसल के लिए बीज दर होते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि गाजर की फसल के लिए सीड रेट क्या होती है। तो गाजर की फसल के लिए सीड रेट 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे गाजर की फसल के लिए सीड रेट ए ऑप्शन देखा है 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर, बी है 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, सी है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर और डी है 14 से 16 के। हमने क्या पढ़ा है? सी पढ़ा है ना, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। भाई हमने पढ़ा है, गलत थोड़ी होगा। टमाटर का वानस्पतिक नाम, ये तो पता ही होगा आप सबको, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और पता है ये टमाटर जो होती है ना, टमाटर रेड क्यों होती है? टमाटर रेड लाइकोपीन के कारण होती है। हाँ, और टमाटर के बारे में एक बात और बताएंगे बाद में, ठीक है। आलू का प्रभेद है। अब आलू की प्रभेद की बात हो रही है। आलू की प्रभेद अब कौन कौन सी है ये पहले जान लेते हैं ना। आलू की प्रभेद, आलू में भी ना 3 तरह के होते हैं। एक आलू होता है जो जल्दी पकता है, दूसरा मध्य में पकता है और तीसरा देर से पकता है। तो जल्दी जो पकते हैं वो 75 से 90 दिन में तैयार हो जाते हैं। उसमें आता है कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी लवकार, कुफरी नवजोत। और मध्य, ये बीच में जो 100 से 120 दिन लेती है, टाइम लेती है, वो कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी स्वर्णा, कुफरी शतमान। ये शतमान ठंडे प्रदेश में होती है और ये देर से पचेती 300, मतलब सर्वाधिक उपज देती है। देरी लोग नहीं कहते देर हो गए दुरुस्त हो गए, तो ये देर तो लगाती है पर सर्वाधिक उपज यानी इसकी यील्डिंग जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो कुफरी सिंदूरी और कुफरी देवा ये सबसे ज़्यादा उपज देती है। भाई उपज तो पूछ नहीं रहा था, पूछ तो ये रहा था कि इसकी प्रभेद वैरायटी बताइए। यहाँ पे है पूसा सदाबहार, पूसा दीपाली, कुफरी चंद्रमुखी, राजेंद्र अन्नपूर्णा। अब हमने उतना पढ़ा है उसमें से तो यही आ रहा है कुफरी चंद्रमुखी, जाना पहचाना लग रहा है, तो कुफरी चंद्रमुखी को ही सेलेक्ट करेंगे। राइट, आप गलत नहीं हो सकते सर। खीरे का उद्भव स्थान है, खीरा तो अपना ही है ना, अपना ही इलाका का है, तो कहाँ कहाँ जाना है? पूरा अपना इलाका का हो गया तो भारत है। गुलाब का सुगंधित किस्म, अब गुलाब का सुगंधित किस्म, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि गुलाब की सुगंधित किस्म क्या है। अब गुलाब को तो बहुत टाइप में बांटा गया है, उसकी वैरायटी को। हाइब्रिड टी गुलाब, प्रदर्शनी गुलाब के लिए, सुगंध के लिए, व्यावसायिक किस्म, फ्लोरीवंटा, लताएं, मनी चर, फिर ग्रैंडी फ्लोरा, चाइना रोजेज, फ्री रोज, मस्क रोज। पर हमें ये पूछ रहा है कि सुगंध के लिए, वाह स्माइल चाहिए ना, वो परफ्यूम भी तो बन दे एकदम मित्र। तो हमें ये पूछ रहा था कि सुगंध में तो हम तो क्या है, एवन, ब्लू मून, क्रिम्सन, ग्लोरी, ला फ्रांस, हेवन, सुगंधा, डॉक्टर आदि इतने सुगंध वाले थे। तो गुलाब का सुगंध वाली ब्लू मून, क्वीन एलिजाबेथ, सोनिया, हिमांगिनी। हमने सुगंध के लिए कौन से पढ़े थे? ब्लू मून ना, तो ब्लू मून ही होगा ना। अब आता है लेमन ग्रास के किस्में हैं। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का यूज किया जाता है सौंदर्य, ये एक सुगंधित पौधे होते हैं जिससे सुगंध आते हैं और इसको मतलब क्रीम व्रीम के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले हम ये जानेंगे कि लेमन ग्रास के किस्म कौन कौन से। तो उन्नत किस्म है प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्णा, नीमा, फिर RRL 16, RD 17,
और फिर GRLCKP25 आदि बहुत सारे। तो लेमन ग्रास के किस प्रगति, नीमा, प्रमाण, इनमें से कोई नहीं। नहीं नहीं, हमने तो पढ़ा है, प्रगति पढ़ा है, प्रगति भी पढ़ा है, नीमा भी पढ़ा है, प्रमाण भी पढ़ा है, इनमें से कोई नहीं। पर हमने तो पढ़ा है ना, फिर से एक बार देख लेते। अब मैं कंफ्यूज हो गई क्या? प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्णा, नीमा। प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्ण, प्रगति, प्रमाण, नीमा में से कोई नहीं। किसमें है? यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से सभी। क्योंकि प्रगति भी है, नीमा भी है, प्रमाण भी है। ये गलत लग रहा है। डी ऑप्शन गलत, यहाँ पे होना चाहिए इनमें से सभी, तब तो सही होगा, क्योंकि प्रगति भी है, नीमा भी, प्रमाण भी है। ये गलत रखा है, पता नहीं क्या ही गलत कर दिया। अब आ जाते हैं, यही यही लेमन ग्रास होता है ऐसे। ये मैंने गूगल पे से पिक्चर लाई हूँ, और ये लेमन ग्रास होते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर इसको काट के शायद क्रीम व्रीम बनाया जाता होगा ऐसे। यही सही है हमारे लेमन ग्रास जी। हाँ, मैंने आपको कहा था ना कि हम आपको बताएंगे टोमेटो के बारे में। तो हमारे ये वाराणसी में वेजिटेबल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिसर्च किया गया। तो वहाँ पे पोटैटो और टमाटो को जोड़ के एक नई चीज़ ही बनाई देगी, उसका नाम है पोमैटो। देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये आलू और ये टोमेटो, यानी पोटैटो और टमाटो, यानी आलू और टमाटर दोनों को साथ में ही जड़ को ज्वाइंट करके मतलब बनाया गया है। और ये बड़ी मोटो, यहाँ पे है ना, एट ICR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। तो वहाँ पे ये रिसर्च हुआ, ये भी वहीं का है। तो वाराणसी में रिसर्च हुआ है। तो वो तो ये टमाटर और ब्रिंजल के जड़ को ज्वाइंट करके मतलब बनाया गया है, तो वही ब्रिमोटो। ठीक है, अब आते हैं औषधीय पौधे अश्वगंधा का उपयोगी भाग है। तो अश्वगंधा का तो ये हमें पता ही है क्यों है। अश्वगंधा पता है, अश्वगंधा के जो जड़ होते हैं ना, उस अश्वगंधा, इसका गंध ना अश्व के यानी घोड़ा जैसे था, तब आ रहा था उसके, इसीलिए उसका, तो इसका जड़ का यूज किया जाता है, अश्वगंधा के जड़ का। अब आता है प्रसार शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा, कृषि तकनीक का, ए बी दोनों, और फिर औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, कृषि तकनीक का, और ए बी औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक, अनौपचारिक, पर यहाँ पे औपचारिक शिक्षा, फिर कृषि तकनीक। मुझे इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। वैसे इसके हिसाब से इसका आंसर अनौपचारिक शिक्षा और कृषि तकनीक का, यानी ए बी दोनों, दोनों कह रहा है। पर ये अनौपचारिक शिक्षा, पर औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए। वैसे मैं खोज के या मैं राइट आंसर आपको लिख दूंगी। एंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और आगे मैं इसका राइट आंसर भी बता दूंगी, ठीक है कि नहीं, और आगे मैं और वीडियो डालूंगी। थैंक यू।